आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा की मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको मुख्यमंत्री चुनना पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर अगर अशोक खजूरिया से पूछा जाता है कि आपका मत कहाँ है, ठीक है, तो आपको आपकी नज़र में हैं कुछ बीजेपी के नेता जो आपको लगता है कि डॉक्टर जतिंदर सिंह जी हैं, बहुत काम किया है उन्होंने, पढ़े लिखे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम मतलब कि हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि एक हमारा कार्यकर्ता जिसको मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ, वो पीएमओ सेक्रेटरीएट में बैठा है। भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी की जब हम बात करते हैं तो पंडित प्रेमनाथ डोगरा के अब समय के बाद की बात अगर हम करें तो बहुत कम नेताओं के नाम हमारे जहन में आते हैं, लेकिन एक नेता जो परसिस्टेंटली भारतीय जनता पार्टी को असेंबली में रिप्रेजेंट करते रहे, जम्मू की जब भी बात करनी हो, जम्मू की बात प्रबल तरीके के साथ सदन में जिन्होंने करी, वो आज मेरे साथ है। एक लंबा असीम राजनीति का अनुभव है इन्हें, कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं। मेरे साथ है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व एमएलए अशोक खजूरिया जी। अशोक जी, धन्यवाद सबसे पहले समय देने के लिए। धन्यवाद जी। अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी की आज जम्मू कश्मीर में पोजीशन ये है कि अब सुनने को ये मिल रहा है कि कल जब डीलिमिटेशन होगी तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनाव अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेगी। जिस समय आप सड़क पर लाठी डंडा खाते थे और असेंबली में बिल्कुल थोड़े से लोग हुआ करते थे और आप भी उनमें से एक थे, तो कभी परिकल्पना की थी कि इस तरह का समय भी आएगा? ऐसा है जुनेद जी, जो घर मेरे दादाजी ने बनाया था ना, वो खुद उस घर में नहीं रह सके। जो मेरे पिताजी ने बनाया वो भी बनाया और थोड़ी देर रहे, उनकी डेथ हो गई। इस कारण आज जो मैं हूँ उसमें कल को ये समझूं कि भाई नए लड़के नहीं आएंगे तो उनके बारे में ऐसी बात करना कोई अच्छी बात नहीं है। लड़के नए आएंगे, घर भी नए बनेंगे, सब कुछ होगा। क्योंकि मैंने एक ही वाक्य सीखा है, क्योंकि हम सनातन में यकीन रखने वाले लोग हैं, उसमें ये कहा जाता है कि चेंज इज द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो जो इस बात को समझ जाता है तो मैं समझता हूँ कि वो कभी परेशान नहीं होता है, और अगर वो नहीं समझता है तो वो भूल भुलैया में पड़ा रहता है और ये फिर सोचता रहता है कि मैं इतना काम किया, मैंने वो काम किया, पार्टी ने मेरी कीमत नहीं डाली। तो मैं पार्टी में कीमत डालने वाली बात करने वाले लोगों में नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा था कि एक वो समय था जब आप सड़क पे लाठी डंडा खा रहे थे, और आज वो समय है कि जब जम्मू कश्मीर भाजपा ये नहीं सोचती कि हमको जो है 4, 5, 6, 8 या 10, 12 सीटें मिल जाएं। अब भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि हम शायद जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पर सरकार बनाएंगे। कभी ये परिकल्पना की है? थोड़ा इतिहास में चले जाएं, याद आता है कभी आपने सोचा भी हो कि यार इतना बड़ा हमारा संख्या बल हो जाएगा, हम इतने ताकतवर हो जाएंगे? शुरुआत में तो नहीं सोचा था। जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे जम्मू कश्मीर में आए थे। आयु कितनी रही होगी आपकी? मेरी 1.5 साल। 1.5 साल। और आपने बाद में अपने परिवार वालों से? हाँ, 1.5 साल थी। मेरी दादी जी जो थी वो प्रजा परिषद का जो महिला मोर्चा थी उसके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। ये कोई
नई बात नहीं कर रहा हूँ, और ये भी नहीं कर रहा हूँ कि वो आज पार्टी में आए तो कल। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चलता रहता है, और हमने कभी सोचा नहीं था कि सरकार बनेगी, लेकिन अब सरकार बन गई, और बनने के बाद जो जो भी चीज़ें हुई, उन बहुत सी चीज़ों के साथ मैं मुतफिक नहीं था। लेकिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, ऑल इंडिया अध्यक्ष थे माननीय राजनाथ सिंह जी, अरुण जेटली जी सीनियर लीडरों में। तो वो मुझे कहने लगे कि भाई आप काम करिए। मुझे याद है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, तो मुझे वहाँ बुलाया गया था। तो मुझे, जब मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में बैठा मैं, तो मुझे जम्मू ईस्ट जब डिस्कस होने लगी, तो मुझे करने लगे कि अब जम्मू ईस्ट डिस्कस हमने करनी है, तो आप यहाँ से उठ जाइए। जम्मू ईस्ट जब डिस्कस हो जाएगी तो आप यहाँ बैठेंगे। मैंने कहा, मैंने जम्मू ईस्ट की बात आपसे की नहीं की? नहीं, हमें पता है कि आप कैंडिडेट हो वहाँ। मैंने कहा, मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, आप मुझे उठा सकते हो आप? कहने लगा, नहीं, आप बैठ सकते हो। मैंने कहा कि मैंने सीट मांगी ही नहीं आपसे। तो अरुण जेटली बैठे थे मोदी जी के साथ, रामलाल जी हमारे संगठन के महामंत्री थे ऑल इंडिया। तो अरुण जेटली कहने लगे, रामलाल जी आप तो ये कह रहे थे कि ये माफ़ी मांगेगा, कहेगा कि इतना सीनियर आदमी हूँ मैं, तो मुझे आप कह रहे हो कि आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे। तो सुन ले बात खजूरिया साहब की, ये है शौक खजूरिया। और मुझे भी उन्होंने कहा, मुझे ये भी पता है कि आगे भी इसके साथ जाती होंगी, लेकिन ये आदमी पार्टी नहीं छोड़ेगा और ना ही पार्टी के खिलाफ बोलेगा। और इसलिए आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भवन हमारा है, उस श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो रजिस्ट्री हुई है वो मेरे नाम उस भवन की। अरुण जेटली कहने लगे कि पैसा मैं लगा रहा हूँ सारा, तो मुझे इनमें से किसी पर यकीन नहीं है, और आप के नाम में करवा रहा हूँ ये बिल्डिंग, और आपको बनाए नहीं बनाए, लेकिन आपने पार्टी में बने रहना है, ये मुझे पता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं, इन पर ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ही सोचना चाहिए, क्योंकि सोचने से फिर परेशानियाँ बढ़ती हैं। परेशानियाँ बढ़ती हैं तो फिर आदमी जो है वो ऐसी बातें करना शुरू कर देता है कि मेरे साथ जाती हुई हैं। अभी पिछले दिनों जब सीटें मिल रही थी, मुझे नहीं मिली ना, तो मेरे पास बड़े लोग आए, मुझे कहने लगे, हमारे एक बड़े सीनियर नेता जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, पिछले दिनों, वो भी मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि आप के साथ जाती हुई है, आप विद्रोह कर दीजिए, इलेक्शन में खड़े हो जाइए। मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, और मैं माँ के साथ
विश्वासघात कभी नहीं कर सकता हूँ। लिहाजा सीट मिले ना मिले, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ चलूँगा और उसको आगे बढ़ाने की काम करूँगा। जैसे आपने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ चलते रहेंगे, चाहे आपको कोई पोजीशन पार्टी में मिले या न मिले, लेकिन आपसे अशोक जी जानना चाहूँगा, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में है, लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब लोगों के मुद्दे और लोगों के मसले उस तरीके से नहीं उठाती जिस तरीके से एक समय भारतीय जनता पार्टी उठाती थी। जम्मू का आम नागरिक ये पूछता है कि जनाब कहाँ गई वो बीजेपी जो हमारे छोटे से छोटे मसले को लेकर सड़क पर उतरती है। आज हमें बिजली नहीं है तो शोर कोई नहीं है, आज हमारे घरों में पानी नहीं है तो हंगामा कोई नहीं है, आज हमारी सड़क टूटी हुई है तो बोलने वाला कोई नहीं है। वो ये कहते हैं कि विपक्ष में जब भारतीय, वो अब कहते हैं विपक्ष में ही बीजेपी ठीक थी। एक तो विपक्ष में ठीक है या नहीं, ये फैसला तो संगठन करता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारे लोग काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपने में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो व्याख्यान गलत ढंग से करते हैं और इस पार्टी को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वो पार्टी के अंदर है तो पार्टी में भी है और अपने आप को पार्टी का सिंपथाइज़र भी कहने वाले लोग हैं। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि पार्टी के बारे में बोलने का अधिकार हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी को है, हमारे संगठन महामंत्री श्री अशोक कौल जी को। मैं ऑथोराइज नहीं हूँ इन चीज़ों के लिए। लेकिन आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो आप चीज़ें बोल रहे हैं ये संगठन में बैठकर इन पर चर्चा भी होती है, मैं बोलता भी हूँ और मुझे लगता है कि और शिद्दत से बोलेंगे हम पार्टी में तो ये विषमताएं जो हैं उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। पार्टी हमारा दिल है और इस दिल जो को जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस दुनिया से जाऊँ तो कमल के फूल वाला झंडा जो है वो मेरे ऊपर पड़ा हो, ताकि मेरे बाप और दादी जी ने जो सपना देखा हुआ है मैं उसको साकार कर सकूं। जैसे आपने कहा कि आप उस सपने को साकार कर सकें, लेकिन अशोक जी एक ऐसा घर है जिस घर से आप आते हैं, या मान लीजिए आप उस घर में रहे हैं, एक लंबे समय तक रहे हैं, उस घर के एक इम्पॉर्टेंट सदस्य आप रहे हैं, अब आपको घर के बाहर कर दिया गया। घर के अंदर हंगामा है, घर के अंदर शोर है, घर के अंदर क्या कहते हैं कोई बड़ी परेशानी है, या घर के ऊपर कोई आपदा आने वाली है, तो आप बड़े इंपॉर्टेंट आदमी, लेकिन आपको कहा जाता है जी आप बोल भी रहे हो कि भाई ठीक नहीं है, सारी चीज़ें ठीक करिए, आप ठीक नहीं करेंगे तो परेशानी बढ़ सकती है। तो जब घर के लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हैं, तो फिर आप कैसे उस घर के साथ अपने आप को अभी भी कहते हैं कि मैं जुड़ा हूँ? पार्टी में सुनने के लिए तैयार बैठे हैं लोग, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनते हैं, वो बात सुनते भी हैं, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। जल्दबाजी में निर्णय लेना कोई अच्छी बात नहीं होती। और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी के जो बहुत, जब मैं जवान था तो मैं 1975 में मैं 21-22 साल का था, तो मैं 18 महीने जेल में रहा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, मीसा। इसलिए मैं इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देता हूँ कि मेरे साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ। मेरे साथ कोई बुरा नहीं हुआ। पार्टी ने मुझे 2 बार एमएलए बनाया
जिताया, एक बार एमएलसी बनाया, पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, इससे ज़्यादा और मैं क्या चाहूँगा। प्रदेश अध्यक्ष में जम्मू कश्मीर लद्दाख का था, तो इसलिए पार्टी ने कोई ये नहीं है कि कम दिया है मुझे, पार्टी ने बहुत दिया। जो कुछ दिया है पार्टी ने, मैं उसके लिए पार्टी का आभारी हूँ। और अपने परिवार, जिसको मैं संघ परिवार कहता हूँ, संघ परिवार का बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उनकी वजह से आज मैं इतनी चीज़ें करते हुए भी आगे बढ़ा। अब ये कहना कि पार्टी राह से इधर उधर हो रही है, कहीं नहीं हो रही है, बिल्कुल ठीक रास्ते पर चल रही है। और आने वाले समय में देखना कि पार्टी जो निर्णय लेगी, आप खुद कहेंगे कि नहीं, पार्टी जो है इन्होंने अच्छे निर्णय लिए हैं और उन निर्णयों के तहत काम हो रहा है। कहते हैं कि अगर आपने घर ठीक तरीके से चलाना है तो उस घर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों का जो आशीर्वाद है वो भी आपके साथ हो, और बुज़ुर्गों की सलाह और बुज़ुर्गों का जो आपके एक्सपीरियंस है, जो अनुभव उनके पास है, ये सारा मिक्स एक घर में जब हो तो उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप नियति में या नीति में कोई छोटी मोटी गलतियां करने लगते हैं तो आप फ़ौरन करेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अनुभव आपको बताता है कि जनाब ये जो आप कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। तो क्या आज अशोक खजूरिया भारतीय जनता पार्टी का मार्गदर्शन किसी रूप में कर रहे हैं? बिल्कुल करूँगा और कर रहे हैं, करूँगा भी और कर भी रहा हूँ। बात यह है कि मैं कोई इतना ज़्यादा भी कोई वरिष्ठ नहीं हूँ। मेरी 69 प्लस उम्र है। 70 साल अभी क्रॉस नहीं हुए, अभी तो 70 साल है, 70 साल से नीचे। तो मार्गदर्शन तो बनता है। मार्गदर्शन तो मार्गदर्शन एक कार्यकर्ता के नाते देना है। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं समझता हूँ। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं की जो एक लाइन लगी हुई है, उस लाइन में मैं जो कार्यकर्ता खड़े हैं उनमें मैं अपने आप को सबसे आखिरी कार्यकर्ता मानता हूँ। और वरिष्ठ नहीं मैं कहता, लेकिन कनिष्ठ हूँ। मैं अपने आप को कनिष्ठ कार्यकर्ता समझता हूँ, बड़ा छोटा सा कार्यकर्ता। और जितने भी ये नए लड़के हैं, मैं सबको ये समझता हूँ कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा वरिष्ठ है और काम कर रहे हैं और आगे भी काम करेंगे। जैसे आपने कहा काम कर रहे हैं, आगे भी काम रहेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मार्गदर्शन के लिए अगर एक परिवार में, मैंने कहा ना, बुज़ुर्गों का मार्गदर्शन ना हो तो बहुत सारी गलतियां आपसे हो जाती हैं। तो इसीलिए घर में अगर आपके दादा हैं, नाना हैं, कोई भी हैं, वो बुज़ुर्ग हैं और उनका बड़ा एक्सपीरियंस रहता है, वो एक्सपीरियंस से आप बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या पार्टी आपके उस अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस से और आपकी लंबी एक राजनीतिक इनिंग से कोई फ़ायदा ले रही है या कोई फ़ायदा नहीं ले रही? आप सकुशल अपने घर में बने? पार्टी बहुत अच्छी तरह देख रही है, पार्टी अच्छा काम भी कर रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाया मकेरियाँ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे दादा ने ये किया, मैंने कहा यार तेरा दादा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर होता था, ये आरएसएस में कब आ गया वो। तो ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि मैं कभी माफ़ करने वाला हूँ नहीं। मैंने क्या माफ़ करना है, संगठन ने देखना है, संगठन ने नहीं माफ़ करना है ऐसे लोगों को। लेकिन लोग अभी अशोक जी कहने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ और संघ के साथ जो लोग, जिन लोगों ने पूरा जीवन काल अपना संघ को दिया, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया, लोग अभी कहने लगे हैं कि वो लोग
अब आपको प्रथम श्रेणी में नज़र नहीं आते हैं, वो आपको कहीं पीछे बैठे हुए नज़र आते हैं। और वो लोग जो कभी भाजपा के साथ जुड़े हुए नहीं थे, संघ के साथ जिन लोगों का कभी कोई रिश्ता रहा नहीं, नाता रहा नहीं, जिन्होंने संघ की कभी बैठक नहीं देखी, संघ का कभी कोई प्रोग्राम नहीं देखा, और उल्टा अगर कहीं प्रोग्राम होता भी था तो वो अलग अलग सरकारों में उस समय अलग अलग पदों पर होते थे, तो वो प्रोग्राम नहीं होने देते थे। कभी पुलिस को भेज दिया, कभी कुछ कर दिया, कर्फ्यू लगा दिया, कभी बंद कर दिया। तो वो लोग आज जो है कहा जा रहा, लोग कहते हैं कि भाई वो तो आज बीजेपी में है और वो वहाँ पर जो है फ्रंट रोज में है, और वहाँ कहते हैं कि हम तो संघ वाले हैं, हम तो बीजेपी वाले हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं दो शब्द कहूँगा कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। लेकिन आपने बात गोल कर दी। मैंने आपसे ये जानने की कोशिश की कि संघ के कार्यकर्ता के तौर पर आपको एक पूरा जीवन काल देना पड़ता है, पूरा जीवन काल देने के बाद भी कोई संभावना नहीं है कि आप किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर आएंगे। हो सकता है संघ कहे कि आप सेवा ही करते रहें, सेवा भाव से अपना काम करते रहें, नंबर आएगा आपका, जिस समय आएगा पक्का आपका नंबर आएगा। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी के बारे में सब जानते हैं कि आप साइकिल पे चल के जब आएंगे तो आप एक कार्यकर्ता से ऊपर जैसे जैसे पहुंचते जाएंगे तो कार्यकर्ता ही ऊपर आएगा। बाहर से कोई आदमी जो है, बहुत कम लोग हैं जो बाहर से आकर जो हैं उनको कोई इंपॉर्टेंट पद, इंपॉर्टेंट पोजीशन भाजपा में मिलती है। कार्यकर्ता का ख्याल रखा जाता है, ये कहा जाता है। क्या आपको लगता है कि आज ऐसा हो रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हो रहा है। वाया भटिंडा वाले बहुत सारे नेता आपकी पार्टी में ऐसा हो भी नहीं रहा है, लेकिन नज़र संगठन की, परिवार की, हमारी हाई कमांड की, सब लोगों पर है। और मैं ये आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक जन सेवक होने के नाते, मैं जहाँ जहाँ भी मेरे से हाई कमांड कुछ पूछेगी तो उसका ज़िक्र जो है वो पॉजिटिवली करूँगा और अपनी राय खुले दिल से दूंगा। इतना ही मुझे कहना है। जैसे आपने अपनी राय खुले दिल से देंगे, एक और चीज़ जो जिस पर जनता में बात हो रही, वो ये हो रही है कि आने वाले समय में अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा की, मान लीजिए ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको मुख्यमंत्री चुनना पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के तौर पर अगर अशोक खजूरिया से पूछा जाता है कि आपका मत कहाँ है, ठीक है, तो आपको, आपकी नज़र में है कुछ बीजेपी के नेता जो आपको लगता है कि? देखिए, एक तो जो आपने ये सवाल पूछा ये मेरे कार्य क्षेत्र में है नहीं, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे जो सीनियर लोग हैं, जिसमें डॉक्टर जतिंदर सिंह जी हैं, बहुत काम किया है उन्होंने, पढ़े लिखे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम, मतलब कि हमारे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है कि एक हमारा कार्यकर्ता, जिसको मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ, वो पीएमओ सेक्रेटरीट में बैठा है। इससे बड़ी बात कौन सी हो सकती है? और जो काम पीएमओ में बैठकर डॉक्टर जतिंदर सिंह जी ने किए हैं, चाहे वो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे वो सांबा डिस्ट्रिक्ट में हो, चाहे उधमपुर में हो, जम्मू में हो, जम्मू शहर में हो, रूरल में हो, मुझे नहीं लगता कि अगर हम में से कोई वहाँ नहीं बैठा होता तो ये काम होते। अब उधमपुर को ही देखिए, कितनी गंदगी होती थी देवक में, दरियाए देवक, जिसको हम छोटी गंगा कहते हैं, उसके काम में वो लगे। और उन्होंने ये तहैया किया हुआ है कि मैंने
छोटी गंगा का उद्धार करना है, और उसमें काम में वो लगे हुए हैं। और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो जिस ढंग से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है कि जो काम वो कर रहे हैं, अगर वो पीएमओ सेक्रेटरीट में नहीं होते तो इन चीज़ों का कोई असर भी नहीं होना था, और काम करवाने में मुश्किल भी आनी थी बहुत ज़बरदस्त। आज वो पीएमओ सेक्रेटरीट में, और इतनी देर से पीएमओ सेक्रेटरीट में बैठे हैं। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को मुबारक देता हूँ कि अपने सेक्रेटरीट में जम्मू के एक कार्यकर्ता को बिठाकर हम पर जो एहसान किया है। मोदी जी तो बहुत ऐसे लोगों में है जो कि उन्होंने खुद कहा था कि मैं जिस दिन भी मेरे पर विश्वास नहीं रहेगा कार्यकर्ताओं का, मैं झोला लेकर अपना उठाऊंगा तो चला जाऊंगा। झोला लेकर आया था, झोला लेकर चला जाऊंगा। एक तो ये चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, परिसीमन हो रहा है, डीलिमिटेशन हो रहा है। इस डीलिमिटेशन को लेकर ये कहा जा रहा है कि इस डीलिमिटेशन के बाद जो जम्मू के साथ सालों से भेदभाव होता रहा, जिसका इल्ज़ाम जम्मू के नेता लगाते रहे हैं, कहते हैं वो भेदभाव ख़त्म हो जाएगा। आप परिसीमन की इस एक्सरसाइज के बाद जम्मू और कश्मीर की सीटों को कहाँ पर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि 90 में से 45-45 हो जाएगा, वो जम्मू को सेटिस्फाई करेगा, या आपको लगता है कि जम्मू संभाग की सीटें ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि बनती ज़्यादा हैं? आपका अपना मत क्या है? जो आपने परिसीमन की बात की है, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, कमीशन बना, वो काम कर रहा है। वो कमीशन काम कर रहा है, और मुझे लगता है कि वो कमीशन ईमानदारी से काम कर रहा है, और आने वाले दिनों में हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। और फ़ायदा 5 अगस्त 2020 से पहले जो हमारी स्थिति थी, उस स्थिति से बहुत आगे हम बढ़ने वाले हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेसी जब हुकूमत करते थे तो वो क्या करते थे, पैसा आता था, वो पैसा सीधा कश्मीर चला जाता था, और उसमें से जो झूठ बचती थी, वो झूठ हमें एक भिख मंगे की तरह हम पर छोड़ दी जाती थी कि ये लो आप भी। आजकल वो झूठ हम नहीं खा रहे हैं। पैसा आता है, जम्मू का पूरा शेयर मिलता है, और वो पैसा जम्मू में लगता है, और वो पैसा जो है जब पूरा होता है तो वो झूठ जो है वो श्रीनगर में जाए, हमने उससे भी कोई नहीं, कश्मीर का भी पूरा हक है। और मैं समझता हूँ कि कश्मीर के उन राष्ट्रवादी लोगों का बहुत बड़ा हक है जिनके साथ पिछले 72 सालों से ज़्यादती होती रही है। इसलिए ये मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर को भी मिले, लेकिन राष्ट्रवादी लोगों को मिले, उन लोगों को ना मिले जो ब्लैकमेलिंग करते थे, जिन्होंने एक इंडस्ट्री चलाई हुई थी ब्लैकमेलिंग की, और पैसा भी ले लेना, फिर पत्थरबाज भी तैयार करने, और बच्चों को मरवाना भी, और फिर वो बात करनी जो कि पाकिस्तान चाहता है। और आज कांग्रेस के लोग वही बातें कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ इन कांग्रेसियों से,
कि भाई वो पैसा आया तो आप पूछते हो हिसाब दो। एक मुझे मिला, अरे हिसाब दो जी, मैं किसका हिसाब देना आपको, मैं किहदा हिसाब देना तुसें, मैं 72 साल तुसें कदें हिसाब दिता, तो सानू 72 दिन ते कम्म करने दा मौका दिओ, तो अहीं हिसाब भी मिलग और तुसें पता लगग कि अस जम्मू कश्मीर च जिहड़ा कम्म करा ने आ, उस कम्म दा फायदा जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे लोगें की आओ। आखिर में आपसे डॉक्टर अशोक जी जानना चाहूँगा कि एक लंबी इनिंग आपने राजनीति में खेली, लंबी इनिंग खेलने के बाद इस बार जब संगठन को दूसरी बार जो है संगठन का प्रदेश अध्यक्ष चुना गया और बाकी सब चीज़ें हुई, आपके पास भी संगठन में एक पोजीशन थी, मुझे अगर याद है, तो उस पोजीशन से आपको हटा दिया गया और अब आप संगठन की किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर नहीं हैं। शायद आपके पूरे राजनीतिक कार्यकाल में, जब से आप भाजपा में हैं, तब से शायद पहली बार ये है कि आप किसी संगठन की पोजीशन पर नहीं हैं, या हो सकता है इससे पहले इतिहास में हुआ वो आप बताएंगे। एक तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं, और दूसरा अंत में आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप आने वाले कल का जम्मू कश्मीर जो है कैसा देखते हैं, जम्मू कैसा देखते हैं और कश्मीर कैसा देखते हैं? एक तो संगठन में पोजीशन की जो बात आप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। संगठन में जो भी निर्णय होते हैं संगठन करता है, संघ परिवार करता है, उनमें मैं अपनी राय जोड़ देता हूँ और मेरे से पूछते हैं तो मैं बताता हूँ उनको। लेकिन ये मानते हैं कि आप पहली बार अपने जीवन काल में पहली बार ये है कि आप संगठन की किसी पोजीशन पर नहीं है? नहीं, इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं। मैंने पहले ही कहा कि संगठन की किसी पोजीशन पर होना नहीं होना ये बात मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप संगठन के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। संगठन को आपके होने से नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, ये देखना हाई कमांड का काम है। लेकिन कोई ये सोचे कि मैं संगठन के ख़िलाफ़ कोई 4 शब्द कहूँगा, ना मैंने आज तक कभी कहे हैं और ना मैं आगे कहूँगा, और ख़ासकर मैं सभी कार्यकर्ताओं को, ख़ासकर युवाओं को ये आग्रह करता हूँ कि आप इकट्ठे मिलकर इस लड़ाई को लड़िए। हम अगर इकट्ठे मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं तो कोई बीच में डोगे ज़्यादा खोदल पाने वाला कोई नहीं होना, तो वो कोई खोदल नहीं डाल सकता। तो ये क्या देखते हो जम्मू कश्मीर में आजकल 5 साल बाद, 4 साल बाद? देखिए, बात यह है कि मैं डोगरी जवाब ये देना तुसें कि 5 साल बाद जिस ढंग कन्नै हिंदुस्तान के सारे कोला बड़े पीर फकीर मोदी जी साढ़े जेड़े प्रधानमंत्री, प्रधान जन सेवक, उन्होंने कभी अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहा, प्रधान जन सेवक। मैं समझता हूँ कि ऐसे पीर फकीर के होते हुए ये तो जम्मू कश्मीर एक धरती ऐसी है पीरों और फकीरों की, और उन लोगों ने जो काम किए हुए हैं उसको जो फाइबर जुड़ बना हुआ है उसको कोई अगर तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो खुद ब खुद जो है अपने जाल में फंस जाएगा और बाहर नहीं निकल सकते हैं। और आप देख रहे हैं जिस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री जी, और ख़ासकर मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा साहब, हमने इकट्ठे काम किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम इकट्ठे हुआ करते थे। अब
ऐसे ईमानदार आदमी के होते हुए अगर कोई उन पर आक्षेप लगाता है तो मैं समझता हूँ कि वो पार्टी का हितचिंतक नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का हितचिंतक नहीं है। ऐसे आदमी को कंडेम करना हम सबका एक दायित्व बनता है, दायित्व भी नहीं धर्म बनता है, और उस धर्म को निभाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व एमएलसी, पूर्व एमएलए और साथ में संगठन में एक समय पार्टी के संगठन के अध्यक्ष भी रहे हुए अशोक खजूरिया। आपने इनसे बड़ी बेबाकी के साथ तमाम बातें सुनी। इन्होंने ये कहा कि मैं पार्टी में किसी पद पे हूँ या नहीं हूँ, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पार्टी मजबूत हो रही है, पार्टी अच्छा काम कर रही है, और मैं आने वाले कल का जम्मू कश्मीर और आने वाले कल के जम्मू कश्मीर को सुरक्षित देखता हूँ।